Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9 January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before I take up the first topic of the day, there is a small announcement regarding the board work. देखिए मैं बोर्ड वर्क डेली दिया करता था लास्ट वीक तक, लेकिन अभी से कुछ टाइम तक मैं बोर्ड वर्क नहीं दे पाऊंगा। इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए अभी प्रीलिम्स आने वाला है। एपीएससी सीसी की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स आने वाला है एज पर एपीएससी का अर्लियर नोटिफिकेशन जो अखबार में आया था। नोटिफिकेशन उसको नहीं कह सकते, मार्च में होना चाहिए प्रीलिम्स। अभी तक नहीं आया है, डेट तो हो सकता है मार्च में ना हो लेकिन अप्रैल में हो सकता है। तो मतलब 3 महीने में प्रीलिम्स आने वाला है। तो इसी कारण से आप सबको एडवाइस है, आप जो लोग भी स्टूडेंट्स इस साल एपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आप सबको सजेशन है कि आप ये जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है यूट्यूब पे, इसको स्किप कर दीजिए एक बार के लिए एंड फोकस ऑन द अपकमिंग प्रीलिम्स। अपने स्टैटिक टॉपिक्स कीजिए। तो क्रैश कोर्स चूंकि शुरू हो चुका है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं क्लासरूम प्रोग्राम में उनको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो डेली बेसिस पे कितनी सारी क्लासेज हैं। करंट अफेयर्स का भी क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने का यूट्यूब वाला, इसको एक बार के लिए आप स्किप कर दीजिए और आप फोकस कीजिए अपने क्रैश कोर्स के क्लासेस पे और रिवीजन पे। ठीक है, कंसीडरिंग द सिनेरियो 3 महीने में आपको पीटी के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। ठीक है, पीटी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन उसको लाइटली भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एनालिसिस न्यूज़पेपर का, वो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगले साल के यूपीएससी या एपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। अभी डेली बोर्ड वर्क मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर भी क्रैश कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। सो फॉर दैट रीजन गिविंग डेली बोर्ड वर्क विल बी डिफिकल्ट। मुझे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस तो करना ही है क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स को भी कैटर करना है जो अगले साल एग्जाम अपीयर करेंगे। उसके अलावा जब 3 महीने बाद पीटी आएगा, 3 महीने का भी तो रिवीजन कराना होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च का, इसके लिए भी मुझे पढ़ना है। मेंस का भी करंट अफेयर्स कराना है, तो मुझे तो कराना ही है। बट आप लोग एक बार के लिए देखना छोड़ सकते हैं अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और अभी आपका और भी कोर्स खत्म करना बाकी है, टॉपिक खत्म करना बाकी है। सो फॉर सच रीजंस, कंसीडरिंग कि जो लोग देख रहे हैं वो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और मेरे ऊपर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, मैं अभी के लिए बोर्ड वर्क तो नहीं दे पाऊंगा। मुझे करना है क्योंकि मुझे आगे आपको मेंस के लिए रिवाइज करवाना है और प्रीलिम से पहले 3 महीने का मैं रिवीजन करा दूंगा, इसलिए मैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, आई जस्ट होप कि द मैसेज हैज़ बीन कन्वेड रिगार्डिंग द बोर्ड वर्क। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। The first article is about GI tag to 7 products from Odisha. This topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। वहां पे वो हो सकता है आपसे पूछ लें जीआई टैग का महत्व क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो करंट न्यूज देखते हैं सबसे पहले। उड़ीसा से 7 प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला है। अब ये सातों प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं: कपरा गांडा सॉल, लांजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा राइस, सिंपली पाल चटनी, नयागढ़ ब्रिंजल, उड़ीसा गुड़, ढेंकनाल मागजी। अब ये सब कुछ तो आप याद नहीं कर सकते, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप याद कीजिए क्योंकि आसाम का एक तो है नहीं, उड़ीसा का है और सब कुछ याद करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दो चीज़ें याद रखिए कम से कम, अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो। ये पहला और दूसरा, कपड़ा गंडा सॉल एंड लांजिया सौरा पेंटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ ट्राइबल्स। तो या तो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में सीधा सीधा पीटी में पूछ ले, या इस ट्राइबल ग्रुप जो इससे एसोसिएटेड है उसके बारे में पूछ ले। ये जो आप देख रहे हैं कापरा गंडा सॉल, इट इज वुवन बाय डोंगरिया कोंद ट्राइब विच इज वन ऑफ द पीवीटीजी ट्राइब। पीवीटीजी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पीएम जनमन स्कीम भी हम लोग देख चुके हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो डोंगरिया कोंद ट्राइब हो सकता है आपसे पूछ ले ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और 4-5 ऑप्शन दे दे, उड़ीसा एंड ऑल।
ध्यान रखिएगा, दोंगरिया कौन द ट्राइब से एसोसिएटेड है कपरागंदा सॉल, पीवीटीजी ट्राइब है दोंगरिया कौन। और ये जो कपरागोंडा सॉल है दैट इज कंसिडर टू बी वेरी सैक्रेड अमंग दिस ट्राइब, और ये एक गिफ्ट की तरह लिया दिया जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, यानी कि एक बार एक कपल के बीच में मैरिज अलायंस अगर फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद गिफ्ट के तौर पे ये कपरागंडा सॉल लिया दिया जाता है। और दूसरा, ये 7 में से 2 चीज़ें अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो याद रखना है, कपरागंदा सॉल एंड लांजिया सौरा पेंटिंग। ये जो लांजिया सौरा पेंटिंग है इट इज एसोसिएटेड विद दिस लांजिया सौरा कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा, एक तरीके का मुराल पेंटिंग है ऑन मड वॉल्स। इसके स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस होते हैं, सी इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल एंटिटीज एंड ऑल, इट हैज मेनी स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीआई की, कि एग्जैक्टली जीआई होता क्या है, क्यों दिया जाता है। तो ये जो 2 पेज हमने डिस्कस किया दैट इज यूजफुल फॉर आर्ट एंड कल्चर और पीटी में इंपॉर्टेंट है। जीआई का जो कॉन्सेप्ट अपने आप में है इट कैन बी आस्क्ड इन इकोनॉमिक्स पेपर मेंस में। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहीं एक पर्टिकुलर रीजन से आता है जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी को होल्ड करता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, कोई चाय बेच रहा है और कह रहा है कि ये दार्जिलिंग टी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। बट सपोज कीजिए कि कहीं से भी चाय ला करके अगर कोई इंसान कहना शुरू कर दे कि ये दार्जिलिंग टी है, तो उससे नुकसान क्या होगा, उससे धीरे धीरे दार्जिलिंग टी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। सो इस ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन एंड मेंटेनिंग ए पर्टिकुलर क्वालिटी, उसकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे, इसके लिए लाया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाता है, जीआई टैग मिल जाता है अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नाम इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आपको अपनी चाय को दार्जिलिंग टी कहना है और उस नाम से ब्रांडिंग करके मार्केट में बेचना है, तो आपको 2 क्राइटेरिया पूरा करना होगा। एक तो इसको दार्जिलिंग में ही ग्रो करना होगा, उस रीजन से तो जरूर बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसको दार्जिलिंग टी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो रेप्यूटेशन है किसी भी प्रोडक्ट का वो मेंटेन रह सकता है। सो दैट इज द रीजन वाई जीआई टैग्स आर गिवन। जीआई टैग एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कही जा सकती है, विच इज ओवरऑल गवर्न्ड अंडर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपोज गाइडलाइंस। तो जीआई टैग क्यों दिया जाता है, जस्ट होप अब आपको समझ आ चुका है। इन ऑर्डर टू अवॉइड फेक प्रोडक्ट्स, इन ऑर्डर टू मेंटेन द रेप्यूटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जीआई टैग को लेकर के क्या कानून है वो जरा समझते हैं। हमारे देश के अंदर कानून है जीआई एक्ट ऑफ 1999, जिसके अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। एंड दिस जीआई एक्ट विच इज एप्लीकेबल इन इंडिया, इट इज इन लाइन विथ WTO's इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉर्म, जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ट्रिप्स के लाइन में ही बनाया गया है जीआई एक्ट, और जीआई एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट को हमारे देश के अंदर जीआई टैग दिया जाता है। एक बार अगर जीआई टैग मिला तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जीआई टैग इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और भारत देश के अंदर पहला जीआई टैग पाने वाला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी इन द ईयर 2004 एंड 5। जीआई टैग पाने का प्रोसेस क्या होता है, तो जीआई टैग पाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ जीआई के पास पहले एप्लीकेशन देना होता है, और फिर एक बार जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो 3 महीने के लिए वो रजिस्ट्रार नोटिस देते हैं कि हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई देने का रिक्वेस्ट आया है। अगर कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो उन 3 महीनों में डिस्प्यूट कर सकता है। अगर 3 महीने में कोई डिस्प्यूट नहीं आया तो फिर उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा आसाम से चौकुआ राइस
उसके पहले हमारे यहाँ पे गमोसा, उनको मिला जीआई टैग। तो जीआई टैग के फायदे हम समझ चुके हैं। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स को फायदा है क्योंकि उनका प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी बना रहता है। कस्टमर्स को फायदा है क्योंकि वो फेक प्रोडक्ट कोई उनको नहीं बेचेगा। ओवरऑल देश को भी फायदा होता है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो देश का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, तो सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी बासमती राइस का काफी ज्यादा डिमांड है। जीआई टैग से रिलेटेड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीआई टैग होता क्या है, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं और जीआई टैग क्या होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो इस डिस्कशन की मदद से तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा ये भी जानना चाहिए कि जीआई टैग का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद जीआई टैग। बेनिफिट्स यू नो, बट ब्रीफली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में रसगुल्ला को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है कि रसगुल्ला ओरिजिनली या हिस्टोरिकली किसको बिलोंग करता है। तो जीआई का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज लीडिंग टू राइज ऑफ रीजनलिज्म, जिंगोइज्म एंड फ्रिक्शन बिटवीन द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, वन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद जीआई टैग। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम। This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from the sub segment awareness in the field of space technology। तो साल 2023 स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा रहा भारत के लिए। जो हाइलाइटिंग मोमेंट्स थे, जो जो मॉन्यूमेंटल मोमेंट थे, वो था चंद्रयान 3। अभी 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस हैं इन लाइन, उनमें से कुछ तो इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं, वो इस आर्टिकल में दिया था, तो उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एक्सपोसैट। एक्सपोसैट स्टैंड्स फॉर एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसको इसरो ने लॉन्च किया ऑन 1 जनवरी 2024। एक्सपोसैट बेसिकली पोलराइज्ड एक्सरेज के ओरिजिन को स्टडी करेगा और उसकी मदद से कॉस्मिक एक्टिविटीज के बारे में समझने की कोशिश करेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह को समझने की कोशिश करेगा। एक्सपोसैट अलग से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या है। इसके ऊपर पोलिक्स नाम का ये पेलोड लगा हुआ है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये जो एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भेजी है, उसके पहले बस एक ही इस तरीके की एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट भेजी जा चुकी है, दैट वाज बाय नासा इन 2021, जिसका नाम है IXPE। दूसरा आदित्य L1। आदित्य L1 को सितंबर में लॉन्च किया गया था। अभी हाल फिलहाल में आदित्य L1 हैज बीन पुट इनटू इट्स ऑर्बिट सक्सेसफुली। Aditya L1 is basically sun observatory which will be observing the atmosphere of the sun, and this makes ISRO Asia's first space agency to put a spacecraft in the orbit of the sun। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएस की स्पेस एजेंसी नासा इस तरीके का स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं, लेकिन एशिया की ये पहली एजेंसी बन जाती है जो इस तरीके का स्पेसक्राफ्ट सन के ऑर्बिट में भेजने में कामयाब हुई है। ये दोनों ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, सक्सेसफुल लॉन्च हो चुके हैं 2024 में। तो 2024 की तो वैसे ही जोरदार शुरुआत स्पेस टेक्नोलॉजी में हो चुकी है भारत की। आने वाले मिशन हैं गगनयान। गगनयान इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंक्लूडिंग अ वुमन, फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा स्पेस के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में, जहां पे वो 5 से 7 दिन तक एक स्मॉल कैप्सूल में रह करके अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे एंड देन दे विल कम बैक टू द अर्थ। ये है गगनयान मिशन। अगर ये कामयाब हो जाएगा तो इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड ह्यूमंस टू द स्पेस आफ्टर यूएस, रसिया एंड चाइना। फिर और भी लाइन में है मंगलयान, जिसमें हम लोग मार्स पे फिर से एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। शुक्रयान विच विल बी एक्सप्लोरिंग वीनस।
निसार। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस, जहाँ पे नासा और इसरो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। नासा और इसरो ने मिल करके ये निसार नाम का रडार बनाया है। ये निसार रडार एक सैटेलाइट के ऊपर माउंट करके इसको स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, और इससे क्या है, अर्थ सरफेस को ऑब्जर्व किया जाएगा। मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस कुड बी डिटेक्टेड इन ए वेरी माइन्यूट मैनर। इट कैन डिटेक्ट मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस as small as 0.4 इंचेज इन एन एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट साइज। तो इतने बड़े टेनिस कोर्ट साइज में भी 0.4 इंचेस का भी अगर मूवमेंट होता है तो निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उसको डिटेक्ट कर पाएगा। नासा हैज provided one of the radar for the satellite, which is a high rate communication subsystem GPS receiver. निसार का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? Once launched into the space, निसार will provide critical information about Earth's crust, ice sheet and ecosystem. और निसार की अगर बात की जाए तो इट इज एन SUV साइज सैटेलाइट विच वेज अराउंड 2800 किलोग्राम। इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में पुट किया जाएगा। इसकी मदद से लैंड सरफेस पे कोई भी चेंजेज होगा तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सो दैट विल हेल्प अस इन अवॉइडिंग एनी बायो मास और नेचुरल हजार्ड। सी लेवल राइज को भी डिटेक्ट करने में मदद करेगा निसार। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को भी डिटेक्ट करने में मदद करेगा निसार। ये तो बात हो गई ओवरऑल क्या क्या स्पेस प्रोग्राम्स आ रहे हैं इस साल। कुछ तो इम्प्लीमेंट हो गए और कुछ आने वाले हैं। इन जनरल ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाउ डज स्पेस रिसर्च बेनिफिट इंडिया। स्पेस के ऊपर इतना खर्च करना ये कितना सेंसिबल है। जब हमने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया था तो कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारा मजाक भी उड़ाया था कि ऑन द वन साइड वी आर हैविंग सो मच पॉवर्टी, देन व्हाई इंडिया इज स्पेंडिंग सो मच ऑन एक्सप्लोरिंग मून। यू सी, स्पेस एक्सप्लोरेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सीधा सीधा फायदा मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। अभी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा खुद का GPS सिस्टम होता है, देन वी कैन ऑल्सो एक्सेल इन द फील्ड ऑफ ड्राइवरलेस कार्स। वी कैन ऑल्सो हैव मेनी ऑटोमेटेड सिस्टम्स which will save man hours and that will make our economy more efficient. सो ये कहना कि स्पेस प्रोग्राम में हम खर्च कर रहे हैं, ये काफी रेग्रेसिव स्टेटमेंट है। कुछ लोग जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं ताकि इंडिया जैसे देश प्रोग्रेस ना करे, और कुछ लोग सच में नहीं समझ पाते हैं कि अनलेस यू मेक मोर एंड मोर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, योर इकोनॉमी विल नॉट गेट अ बूस्ट। तो इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जिसकी मदद से पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना ही होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। करेंटली द इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज अबाउट $8.4 बिलियन साइज। इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 10 ईयर इट विल ग्रो अप टू $44 बिलियन साइज। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मदद मिलेगी, और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, क्योंकि आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी क्यों। जब कारगिल वॉर लड़ा जा रहा था उस टाइम में हमारे पास स्पेशियल इंफॉर्मेशन थे ही नहीं कि ये जो इंट्रूडर्स हैं कहाँ कहाँ छुप करके बैठे हैं। इन सच सिनेरियो इट वाज इजराइल हु सपोर्टेड अस, बट नाउ वी आर हैविंग बेटर ability to have spatial geospatial data, and that makes India's national security even stronger. We need not to depend on any other country. Overall it is a matter of prestige also. दुनिया के दूसरे तीसरे हर चीज में, या तो कभी अब चंद्रयान 3 के साथ ही we became the first space agency of the world to have a lander mission on the south pole, so that is a matter of national prestige also. ये तमाम फायदे हैं ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कंडक्टेड इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पृथ्वी स्कीम। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पृथ्वी स्कीम
ये स्कीम है जो भारत सरकार हाल फिलहाल में लेकर के आई है, जो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, 2021 से लेकर के 2026 तक। इसमें टोटल 4,797 4,797 करोड़ खर्च होंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पृथ्वी स्कीम के अंतर्गत फोकस रहेगा कि जो पांचों कंपोनेंट्स हैं अर्थ सिस्टम के, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, उन सबको स्टडी किया जाए, उनको हार्नेस किया जाए फॉर ह्यूमन बेनिफिट। पृथ्वी स्कीम का मुख्य गोल यही है, अर्थ के इकोसिस्टम को, आसपास की सराउंडिंग को बेहतर समझना और उसका इस्तेमाल करना फॉर ह्यूमन बेनिफिट। तो मौजूदा टाइम में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की 5 स्कीम्स चल रही थी, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट, फॉर दीज 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम, उसके लिए 5 अलग अलग इनिशिएटिव चल रहे थे। उन पांचों को सब्ज्यूम करके अब भारत सरकार ने एक स्कीम बना दिया जिसका नाम है पृथ्वी स्कीम। पृथ्वी स्कीम की मदद से एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, इससे क्लाइमेट चेंज वगैरह को बेहतर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हजार्ड प्रेडिक्शन ऑन द अर्थ, अर्थक्वेक वगैरह को प्रिवेंट करने में मदद किया जा सकता है। पोलर एक्सप्लोरेशन, जिससे ग्लेशियर्स कितना फास्ट पेस से मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज कितना हो रहा है, वो पता किया जा सकता है। रिसोर्स हार्नेसिंग, जिससे हम लोग आप रिन्यूएबल एनर्जी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नॉलेज ट्रांसलेशन, कि जो भी नॉलेज हम डेवलप कर रहे हैं या दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे जो भी नॉलेज आ रही है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए और आने वाले जनरेशन्स में पास किया जाए, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस पृथ्वी स्कीम। तो ये 5 कंपोनेंट्स याद रखिएगा, 5 बेनिफिट्स ऑफ पृथ्वी स्कीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चांदूबी फेस्टिवल ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल न्यू ईयर पे 5 दिन के लिए चांदूबी फेस्टिवल मनाया जाता है असम में, गुवाहाटी के पास, नियर चांदूबी लेक। तो चांदूबी लेक से ही इस फेस्टिवल का नाम पड़ा है चांदूबी फेस्टिवल। ये चांदूबी फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है ताकि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके असम के अंदर, स्पेशली अराउंड गुवाहाटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स livelihood opportunities for different tribes like Rabas, Garos, Gorkhas, टी ट्राइब्स, etc. ये जो चांदूबी लेक है जिसके अराउंड चांदूबी फेस्टिवल मनाया जाता है, this lake was created as a result of a massive earthquake that came in the year 1897 in Assam. उसके बाद से फ्रेश वाटर लेक बन गया और अब यहाँ पे चांदूबी फेस्टिवल बनाया जाता है, विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग इको टूरिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, थोड़ा सा अपना लोकल एरिया का नॉलेज भी अप्लाई कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, बायो इमेजिंग बैंक, इट इज नॉट फंडेड बाय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये तो इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। And Tagins are not from Assam. So first statement is wrong, but second and third are correct. So the correct answer would be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.